आज क्लास 11 का पहला क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, व्हाट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है, स्क्वायर यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी साइड्स का लेंथ इक्वल है और कोई भी दो साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर ये प्रश्न 100 साल पहले पूछा गया होता तब भी यही उत्तर होता, और अगर 100 साल बाद में पूछा जाए तब भी यही उत्तर होगा। ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं है, साइंस इवॉल्विंग है। साइंस समय के साथ उभर रहा है और जैसा जैसा उभर रहा है तो हमारा जो डेफिनेशन है साइंस का वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो रहा है, वो उसमें शुद्धता जो है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि साइंस कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है, उभर रहा है। इसीलिए हम साइंस का डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। इंसान हमेशा से ही अपने चारों तरफ की दुनिया जो है को लेकर उत्सुक रहा है। प्रकृति के जो दृश्य है हमेशा से ही इंसान को आकर्षित किए हैं, अचंभित भी किए हैं और बहुत सारे प्रश्न भी खड़े किए हैं। जब भी बारिश होती है, दिन में अगर बारिश होती है और सूरज निकलता है तो हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं, हमें इंद्रधनु आकर्षित करता है। इंद्रधनु को देखने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी आ जाते हैं। इंद्रधनु क्यों बारिश के बाद ही होता है? क्यों वो सूरज की दूसरी तरफ ही होता है? गोलाकार क्यों होता है? उसका ऊपर का कलर लाल होता है, नीचे का कलर बैगनी होता है, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? इसी तरह बहुत सारे दृश्य हमेशा हमें आकर्षित करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ें हमें आकर्षित करती है और हम चढ़ के जब पहाड़ के ऊपर तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। वहाँ इतना ठंड क्यों है, बर्फ क्यों जमा है, सांसें क्यों फूलने लगती है, चलने पर हम जल्दी थक क्यों जाते हैं। इस तरह के कई घटनाएं प्रकृति में हैं जो हमें आकर्षित तो करते हैं, अचंभित भी करते हैं और बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। तारों का टिमटिमाना, उठती सूरज और डूबती सूरज का आकार बड़ा होना और लाल रंग का होना, फूटती हुई ज्वालामुखी, चंद्र का ग्रहण होना, सूर्य का ग्रहण होना, समुद्र की लहरें, अनगिनत घटनाएं हमेशा हमें आकर्षित करते हैं, हजारों प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जीव जंतु, पेड़ पौधे भी हमें आकर्षित करते हैं। देवधर पौधा, देवधर का पेड़ का इतना ऊंचाई हमें आकर्षित करता है। बरगद का विशालता हमें आकर्षित करता है। बरगद के शाखाओं से जो उनके जड़ निकलते हैं और वो धीरे धीरे हवा में फैलते हुए जमीन पे घुस जाते हैं और एक धड़ बनकर बरगद को सपोर्ट करते हैं, ये हमें आश्चर्य करता है। जंतु सब भी हमें आश्चर्य करते हैं। जेब्रा जिंदगी भर खड़े रहता है, यह एक आश्चर्यजनक है। सांप, मछली, उनके आईलिड्स नहीं होते, आंख हमेशा खुला रहता है। कंगारू अपने बच्चों को पेट का थैली में लेके दौड़ता है। कई पदार्थ भी हमें आश्चर्य करते हैं, आकर्षित करते हैं। हीरा हमें हमेशा से सबको आकर्षित करता है। चूना पत्थर आकर्षित करता है, कोयला आकर्षित करता है, सब कुछ, कई चीज। शुरू के दौर में इंसान की जो प्रतिक्रिया थी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर वो कुछ इस तरह से थी। अपनी भौतिकी परिवेश में, फिजिकल एनवायरनमेंट में जो कुछ भौतिकी घटना घटी होगी
फिजिकल फेनोमेनास, उसको वो केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा, निरीक्षण किया होगा, उसमें से एक पैटर्न और रिलेशन ढूंढा होगा, उस रिलेशन से प्रकृति को इंटरैक्ट करने के लिए कोई टूल बनाया होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसा जैसा दिन बढ़ने लगता है तो गर्मी ज़्यादा होती है। अब इस गर्मी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, इस गर्मी में अगर हमें बाहर जाना है तो आदमी ने किया क्या? पैर के लिए चप्पल और सर को बचाने के लिए छाता बना लिया। इंसान की जो ये शुरुआती प्रयास रही है, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, आगे चलकर समय के साथ इस प्रयास का नेतृत्व किया है। फिर से वही प्रश्न पे आ जाते हैं, व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? सो विज्ञान, साइंस जो है एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, व्यवस्थित प्रयास नेचर को समझने के लिए, नेचर में जो घटनाएं हो रही है, प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है, उनको समझने के लिए विस्तार से, गहराई से, ताकि उस समझ से हम नेचर की घटनाओं का भविष्यवाणी कर सके, हो सके तो उसको नियंत्रित कर सके। हम ऐसा कुछ टूल्स बना ले ताकि हो सके जो हमारे प्रतिकूल है उसे नियंत्रित कर सके, या फिर प्राकृतिक घटनाओं को अपने अनुरूप रुख बदल सके। सो ये एक प्रयास है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। साइंस जो है कभी ना खत्म होने वाली एक तलाश है। साइंस जो है लगातार चलने वाली एक प्रयोग है। ये तलाश, ये प्रयोग क्यों है? क्योंकि हम इससे अपने आने वाली प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी कर सके। इंसान की जो ये इच्छुकता है अपनी दुनिया को समझने की, अपनी प्रकृति के सीक्रेट्स को जानने की, ये पहला कदम है इंसान का विज्ञान की खोज में। अब हम साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स जो होता है वो बहुत सारा इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होता है। क्या क्या होता है? पहला जो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन, ये सब इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा भी साइंस में रूम है। किसके लिए रूम है? स्पेकुलेशन के लिए रूम है, कॉन्जेक्चर के लिए रूम है, अंदाज और अनुमान के लिए रूम है। इन सभी से जो कुछ भी निकल के आता है वो एक्सेप्टेबल तभी है अगर वो ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट हो, हम उसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई कर सके। तो हम इस संदर्भ में कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोविड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वुहान का एक हॉस्पिटल में देखा गया कि लोग फ्लू में एडमिट हो रहे हैं और बहुत मात्रा में एडमिट हो रहे हैं। फ्लू का क्या लक्षण होता है? बुखार आता है, बदन में दर्द होती है, गला में खराश होती है, खांसी होती है, ये सब आया। लेकिन एक अलग पाया गया, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एक अलग पाया गया। अलग क्या पाया गया? लोग ज़्यादा मर रहे हैं। ऐसे भी फ्लू में मरते हैं, लेकिन अब जो नंबर है कई गुना ज़्यादा है। तो उसके बाद क्या किया गया? हम उस वायरस को लैब में टेस्ट किए तो हमने क्या पाया कि ये कोरोना वायरस फैमिली का ही 7वां मेंबर है। इससे पहले 6 मेंबर इंसान को इन्फेक्ट कर चुकी है, ये 7वां मेंबर है। तो चाइना में जब ये पाया गया
उसका होल जीनोम सीक्वेंस जो है दुनिया भर पहुंचा दिया गया। अब दुनिया भर में सभी प्रक्रिया जो कुछ हमने अभी डिस्कस किया वो सभी प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या क्या प्रक्रिया हमने बात किया? केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन, इसके अलावा स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर, ये सब शुरू हो गया। वैक्सीन कंपनी को जब होल जीनोम का सीक्वेंस मिल गया तो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाना शुरू कर दिया। मैथमेटिकल मॉडलिंग वाले लोग ने अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाना शुरू किया कि ये जो कोरोना वायरस का जो फ्लू है इसका पीक कब होगा, उसका प्लेटू कब होगा, फिर ये कब नीचे गिरने लगेगा, इस तरह से। सो अपनी पूरा प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखे होंगे कोविड-19 में ये सब कुछ इन्वॉल्व था। थ्योरी और ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स का जो इंटरप्ले है यही जो है बेसिक है साइंस का प्रोग्रेस में। इंटरप्ले का मतलब कभी हम पहले थ्योरी से प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्वेशन से देखते हैं या एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि हो रहा है या नहीं। और कभी कभी उल्टा होता है, हम लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या कुछ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं नेचर में, उसको थ्योरी निकालने का कोशिश करते हैं। सो ये जो इंटरप्ले है थ्योरी और ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के बीच में, ये जो इंटरप्ले है यही बेसिक है साइंस का प्रोग्रेस में। साइंस जो है एवर डायनेमिक है, इसमें कोई फाइनल थ्योरी नहीं होता। समय के साथ हमारे हाथ में कई टूल्स आने लगते हैं जो इंटरप्ले होता है किसके किसके बीच में, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स में। इसमें हम कई टूल्स डेवलप करने लगते हैं, और जब टूल्स डेवलप करने लगते हैं तो हमारा जो गहराई, सब्जेक्ट में जो टॉपिक में गहराई जो है वो बढ़ने लगता है, हमारा प्रिसीजन बढ़ने लगता है, तो और अनेकों क्वेश्चंस आने लगते हैं। अगर हम मैटर को लेकर मॉलिक्यूल्स तक सेटिस्फाइड रहते तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हमारे हाथ में टूल्स आने लगा हम और अंदर जाने लगे, एटम्स जाने लगे, और जैसे जैसे हम अंदर जाने लगे हमारे पास कई और प्रश्न आने लगते हैं। सो कोई भी थ्योरी साइंस में जो है वो फाइनल नहीं है। जो भी थ्योरी हमारे पास है अगर वो नया जो हम प्रयोग में नया कुछ निकलता है, वो थ्योरी अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आउटराइट रिजेक्शन, कहीं कहीं हो सकता है आउटराइट रिजेक्शन करना पड़े, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उसी में कुछ और ऐड करके अगर हम नया जो कुछ आ रहा है उसको भी अगर हम इंक्लूड कर सकें, इस तरह से जो थ्योरी है ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होते जा रहा है। कोई भी थ्योरी या कोई भी रीजनिंग जो है वो फाइनल नहीं होता है, आगे संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। एक और उदाहरण देता हूं। जब न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा था तो हमें सब कुछ ठीक लगा था कि हम कभी हर मैटर पर ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ने लगा हम एटॉमिक स्केल में चले गए, मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्केल में चले गए, वहाँ देखे जो एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल टुगेदर हमको एक नया ब्रांच शुरू करना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स। तो यही बता रहे थे कि साइंस में कोई भी थ्योरी जो है वो फाइनल नहीं है, हमेशा मॉडिफिकेशन के लिए रूम है, इम्प्रोवाइजेशन के लिए रूम है, और हो सके तो आउटलाइटरी हम इसको रिजेक्ट भी करके एक नया ऐसा ला सकते हैं, नया ऐसा थ्योरी ला सकते हैं जो पूरा को इंक्लूड कर सके। लेकिन ये पूरा है क्या, ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये जो दायरा है ये बढ़ते जाएगा, और साइंस हमेशा हमेशा एक खोज ही रहेगा, एक प्रयोग होते ही रहेगा। प्रयोग रहेगा प्रकृति को जानने का, प्रकृति का सीक्रेट को जानने का, ये प्रयोग निरंतर चलते रहेगा। हमारे अंदर में जो ये कभी ना मिटने वाली प्यास है, जानने की इच्छुकता है प्रकृति को,
और गहराई से जानने के लिए, और बारीकी से जानने के लिए। इसके लिए ये जो साइंस है, विज्ञान है, हमेशा इवॉल्व करते रहेगा, उभरते रहेगा, और हमारा जो ये प्रयास है हमेशा चलते रहेगा।